हेलो एस्पिरेंट्स कंसाई जीएस और आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र के पॉलिटी सेक्शन कवर करेंगे जो आपकी होने वाली बिहार पीसीएस की परीक्षा है जो 2023 में होगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कंसाई जीएस और आईएएस पीसीएस का। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो लेक्चर सीरीज की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों निर्णय लिया गया था संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी दिया हुआ है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी दिया है कि यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कौन से अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो लाहौर अधिवेशन पे ध्यान रखिएगा जो घोषणा की गई। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया। कब, लाहौर अधिवेशन में कौन सा संकल्प लिया गया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का। और तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा है। आज़ादी से पहले क्या था कि जो 26 जनवरी जो तिथि है इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। और आज के समय में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले जो है 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्या दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां, या 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियां, या 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियां, या 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियां। तो इसमें अगर आपको पता ही होगा, इसमें अगर थोड़ा भी पता होगा कि यह कितने भाग हैं, अनुसूचियां अनुच्छेद, तो एक भी कोई चीज़ जानते होंगे तो इससे आपका आंसर निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काखा गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा नए अनुच्छेदों को जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले गए। अनुसूचियां भी जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि जो मूल रूप से तो अभी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन क्या है कि उनके कुछ सेक्शन कर दिए गए। जैसे आर्टिकल 43 है, उसके ए बना दिया गया है, बी बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 में भी ए कर दिया गया, तो उसी तरह उनके सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। इन सब सेक्शन को अगर मिला ले तो कितने अनुच्छेद हो जाते हैं, 450 से अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। फिर से वही रिपीट है, 300, 350। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। ये 1997-98 क्वेश्चन है, तो उस समय क्या था आंसर इसका, 400 से अधिक आर्टिकल हैं। इस वर्तमान में कितने, 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में कितने विषय दिए गए, समवर्ती सूची में कितने विषय दिए हैं, ये मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले का संघ सूची का क्या है, संघ सूची में कितने विषय दिए गए, 97। राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। तो इसमें ए का ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा। तीसरे का बी किसमें दिख रहा है, बी और सी में है, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वही दिया हुआ है कितनी वर्तमान में, देख लेते हैं कितनी है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान गणना के अनुसार संघ सूची में 98 विषय हो गए हैं, और जो राज्य सूची है उसमें 59 विषय बचे हैं, और जो समवर्ती सूची है उसके विषय बढ़ गए हैं, 52 हो गए हैं, और जो राज्य सूची है उनके विषयों को कम कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों पर विचार करें, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। क्या विचार करना है,
इनको ये जो है क्रम सही क्रम में लगाना है इन शब्दों को, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया, ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक और डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, इसमें जो दिया हुआ है प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसमें पहला क्या होगा, सार्वभौमिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। तो इसमें पहला होगा सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर लोकतंत्र तांत्रिक या प्रजातांत्रिक आएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, सी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर बी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसके ऑप्शन दिया है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां, ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन। तो कौन इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो ये समाजवादी हो गया, दूसरा कौन सा था, पंथ निरपेक्ष, ये ध्यान में रखिएगा, और तीसरा कौन सा है, अखंडता, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, वही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है जो हमने ऊपर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर कोई संसद जो है एक नया राज्य बनाना चाहती है तो उसमें संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ देखते हैं, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 या आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें साधारण बहुमत से ही किसी राज्य का गठन कर सकता है अगर संसद चाहे तो, ठीक है। साधारण बहुमत से ही किसी राज्य का गठन कर सकती है संसद अगर चाहे तो, ठीक है। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% उपस्थित बहुमत देने वालों को आधे से अधिक, बस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में, नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। जो नए राज्यों के गठन के लिए जो अनुच्छेद 368 दिया गया है जिसके तहत संविधान संशोधन होता है वह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। संसद क्या है, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगर कोई राज्य का गठन करती है संसद अनुच्छेद 4(2) का उपयोग करके तो क्या होगा, अनुच्छेद का उपयोग करते तो जो अनुच्छेद 4(2) में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये 368 के अधीन नहीं माना जाएगा इसको, किसी नए राज्य के गठन को, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है, अगर कोई नए राज्य का गठन होता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसको नहीं माना गया। ये कौन से संविधान संशोधन में दिया है, सॉरी ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद कौन सा है, 4(2), ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए, क्या दिया हुआ है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसमें ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 15वां है, 16वां है, 19 है, प्लस 19 के बाद कौन सा आता है, 29 आता है, और फिर 30वां आता है। तो ये जो संविधान में ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं केवल किसको, नागरिकों को प्राप्त है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पर क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ने पहले दिया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन कौन से इसमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, वही बात वही सब चीजें दी गई हैं, पूरा दिया भी नहीं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। किसके तहत, किसके तहत ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है, निजी भवनों में राष्ट्रीय झंडे को फहराना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, या अनुच्छेद 25 के तहत। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो निजी भवनों में राष्ट्रीय झंडे को फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन ने वही दिया, 19(1) कहता है कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। आला आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, जो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, कौन सा अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और संशोधन करके इसको कब जोड़ा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को, या 1 दिसंबर 2010 को। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके
शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका अप्रैल 1 2010। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या हुआ? संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। ठीक है, जिसके अनुसार क्या हुआ? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य क्या करेगा? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 हुआ था, इसके तहत जो भाग 3 में क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसी के तहत एक अमेंडमेंट और हुआ था, कौन से उसमें? जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी के 45वां जो आर्टिकल है, 45वां आर्टिकल में क्या लिखा था? वहाँ पे पहले लिखा था 6 से 14 वर्ष, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया? वहाँ 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के बारे में प्रावधान कर दिया गया। तो उसमें अमेंड करके क्या लिख दिया गया? पहले वहाँ पे लिखा था 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए राज्य जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब वहाँ पे 6 से 14 वर्ष को हटा के 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है डीपीएसपी के 45वें आर्टिकल पे, जो किससे? शिक्षा से रिलेटेड है बच्चों के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए दिया सूचना का अधिकार, बी काम पाने का अधिकार, सी दिया शिक्षा का अधिकार, या डी मकान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसमें राइट आंसर आयोग ने भी नहीं बताया था, देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए के तहत सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। सूचना का अधिकार किसमें निहित है? सूचना का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 19 A में आपको पता ही होगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है, और ये क्या है? मानव अधिकार भी है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या है? ए और सी दोनों सही हो रहे थे, इसलिए इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए जो डीपीएसपी है निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? जो भारतीय संविधान का भाग 4 डीपीएसपी का है उसमें कौन सा सूचीबद्ध है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। कथन पहला दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, या समान नागरिक संहिता, छोटे परिवारों के लिए मानदंड, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो डीपीएसपी में इनमें से क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें तो आप ये तो पता ही होगा, समान नागरिक संहिता दी गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया गया है। ठीक है, और छोटे परिवारों का मानदंड ये तो कहीं से कहाँ तक मुझे नहीं दिखा कभी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी, 1 और 2। ठीक है, जो मैंने बताया वही इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या हुआ? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ के में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, ये आपको पता होगा। जबकि क्या है अनुच्छेद 350 में, जबकि अनुच्छेद 350 जो है तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। ठीक है, जरा एक मिनट रुकिएगा। ये 350 का जो है उसमें प्राथमिक स्तर पर क्या दिया गया है? ये प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश जो है वो अनुच्छेद 350 का में, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि क्या दिया हुआ है, हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य का बाध्यकारी नहीं है, राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद 350 ध्यान रखना है आपको, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 39 घ याद रखना है, जिसमें क्या दिया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 44 पता ही होगा आपको। और डीपीएसपी किसमें दिया है? भाग 4 में दिया है, ये भी आपको पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगा? मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन देख लेते हैं, 32वां, 42वां, 15वां या 46वां। किसके तहत जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखते हैं आगे। भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में के तहत दिया गया। इसे क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वही फिर से दिया नीचे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्या? सीधे अथवा अपना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा भारतीय संविधान के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। जिसमें क्या होगा? जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद दिया गया उसमें क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? संविधान, वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। 53(1) में ऐसा लिखा हुआ है। 53(1) में क्या लिखा हुआ है? एक राष्ट्रपति जो होगा वो संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और क्या लिखा है 53(1) में? कि ये संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? ये पूछ रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, दोनों का एक साथ। अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति बैठ जाता है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर उसके बाद पद कौन धारण करेगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, सीजीआई, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अभी तक जो एक सीजीआई है अहमद हिदायतुल्लाह, वो क्या है? राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ इसमें। अनुच्छेद 65, कौन सा अनुच्छेद? 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो चीजें दी हुई हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन पद धारण करेगा अगर जिसकी अनुपस्थिति में किसी की? तो ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के द्वारा। ठीक, किसमें लिखा है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, अगर सीजीआई भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय का वो पद संभालेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? जो प्रतिभा पाटिल है उनका कौन सा क्रम था राष्ट्रपति के रूप में? कौन से नंबर के राष्ट्रपति थी वो? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ इसमें। जुलाई 19 2007 को भारतीय गणतंत्र के रूप में 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। कब चुनाव संपन्न हुए? ये ध्यान रखने वाली चीज नहीं है। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किया? क्या देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। और 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल के हिसाब से उनका कौन सा 14वां क्रम था, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से वो 12वें नंबर पे थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 14वें राष्ट्रपति कौन बने व्यक्ति के हिसाब से? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, क्या दिया क्वेश्चन? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी प्रक्रिया के बाद अगर कोई जो प्रस्तुत किया जाता है विधेयक वो अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जब वहाँ संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा। मुझे पता है आप लोग इसमें लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, जब दोनों सदनों से अगर पारित भी हो जाएगा तो जब तक राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर नहीं होंगे, उसकी सहमति नहीं होगी, तब तक वह क्या नियम नहीं बन सकता कोई भी विधेयक होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन तरफ। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 111 क्या है? अनुच्छेद 111 वीटो पावर है राष्ट्रपति की, वीटो पावर। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 111 में क्या दिया है? राष्ट्रपति की वीटो पावर। सहमति का उपबंध है, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे दे। राष्ट्रपति क्या करे? उसमें हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे दे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री मोहम्मद अंसारी, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में कौन से नंबर पे? श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में कौन से नंबर पे हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन? मोहम्मद हामिद अंसारी। इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां क्रमांक था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां नंबर था।
ये जो व्यक्ति के रूप में 12वें नंबर पे थे और जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के हिसाब से 13वें नंबर पे होते हैं। 11 अगस्त 2017 को एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने। देश के 13वां उपराष्ट्रपति कौन बने? एम वेंकैया नायडू। 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अंसारी जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें। गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सदस्य ना होते हुए भी संसद का और सरकार का तब भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन दिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। इसका वैसे राइट आंसर तो अटॉर्नी जनरल ही होगा। देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। कैग, चुनाव आयुक्त। तो उसका राइट आंसर अटॉर्नी जनरल है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। तो देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाले महान्यायवादी वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। तो अटॉर्नी जनरल की योग्यता क्या होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वो किसी भी सदन में और सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन क्या कर नहीं कर सकता? मत नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिएगा। बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता अपना। ये ऐसा कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 88 में। ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 88 में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपना मत नहीं दे सकता, लेकिन भाग ले सकता है, बोल सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जो ऐसा कहाँ लिखा है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा आर्टिकल 76(4) में। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को जब चाहे अपनी मर्जी से उसको हटाने का अधिकार है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अटॉर्नी जनरल की योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो आवश्यक है वही योग्यता होगी। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत रहता है या पद धारण करता है। और क्या चीज़ इसमें ध्यान जानने वाली है? किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? फिर से वही क्वेश्चन। ऑप्शन ये दिए हैं, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो यही है महान्यायवादी इसका आंसर। देखते हैं 22वां नंबर का क्वेश्चन। यदि एक एमपी की सीट, क्या है क्वेश्चन में? एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितने, कब तक के लिए अगर वह अनुपस्थित रहेगा कोई एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। 2 माह या 60 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 माह या 60 दिन। यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत क्या लिखा है? 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय को समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें कौन कौन से समय नहीं जोड़ा जाएगा? जो 2 महीने का समय दिया गया है, इसमें जो सत्रावसान का समय है और निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित जो किया गया है, उसको समय नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी समय जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 280, 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य ऑप्शन बी में। 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, 250 सदस्य जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो इसमें आर्ट है, मतलब आर्ट है, विज्ञान है, सामाजिक सेवा है और लिटरेचर है। ठीक है, आर्ट, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सोशल साइंस और क्या, लिटरेचर। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं ऊपर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 80(1) का खा में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 80(1) का खा में क्या कहा गया है संविधान के? कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अनाधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जो क्या है, पहले क्या करता था राष्ट्रपति, ये एक बात और ध्यान रख लीजिएगा इसमें अलग से।
राष्ट्रपति पहले लोकसभा में भी 2 सदस्यों का एंग्लो इंडियन का पहले मनोनयन करता था। किसका? एंग्लो इंडियन का, पहले लोकसभा में। अब उसको कौन से 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ही हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का प्रावधान। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। तो समाप्त होने का विषय नहीं है संविधान के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाप्त होने का विषय ऐसा कहीं नहीं दिया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ठीक है, और ये अविघटित विघटन नहीं होता है इसका। ठीक है, अविघटित होती है ये। तो देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या दिया आंसर इसका। ऑप्शन डी दिया है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, जैसा मैंने ऊपर बताया। यह एक स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो वो 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, ना कि राज्यसभा का। ये ध्यान में रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, ना कि राज्यसभा का। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऐसी कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सदस्य नहीं होता है उस सभा का लेकिन अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वही राज्यसभा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो इसके मनो जो सॉरी जो उपराष्ट्रपति हैं इनके, वो इस राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और वो सदन के सदस्य भी नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन जो है, उसका निर्वाचन क्या है, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? संविधान का अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर वही क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष कौन होता है? वही राइट आंसर होगा आपका, फिर से उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे ध्यान रखिएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है, जो धन संपत्ति के मामले राज्यसभा में शक्तिहीन है। धन संपत्ति के जो मामले हैं राज्यसभा में शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी है, जो ऊपर दिया हुआ है। क्या है ये बी में? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बहुत गलत है। धन विधेयक की शुरुआत केवल लोकसभा में होती है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक जो है राज्यसभा में पूरा स्थापित या पेश नहीं किया जाएगा शुरुआत में? तो अनुच्छेद 109 में। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों के में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। राज्यसभा की जो शक्तियों के ऊपर कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा जो है धन संबंधी शक्तियों के मामले में कुछ काफी हद तक शक्तिहीन है। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है, केवल लोकसभा में। इसका राइट आंसर होगा। लेखानुदान बना है, लेखानुदान क्या है? ऑप्शन क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन क्या है? लेखानुदान बना है, किससे बना है? देखते हैं। कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या बजट के लिए? तो लेखानुदान किसके लिए बना ऑप्शन? और ऑप्शन डी इसमें क्या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी है इसका, बजट पारित अगर करने में देरी होती है, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान आता है। ठीक है, तो लेखानुदान क्या है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान लाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है। जब तक विनियोग विधेयक कोई पारित नहीं होगा तब तक जो कोष है उससे कोई रकम निकाली नहीं जा सकती। ठीक है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए, तो किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले रुपयों की आवश्यकता
हो तो सरकार क्या करेगी, यही लेखानुदान लेके आएगी। तो संविधान, तो सरकार क्या करेगी, संविधान का अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि की मंजूरी कर सकती है। ठीक है, ये लेखानुदान क्या है, एक तरह की अग्रिम राशि है जो सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया जाता है, अगर जो बजट पेश करने में देरी हो रही है सरकार को, तो ठीक है, इस चक्कर में इसको लाया जाता है। कौन सा, लेखानुदान। तो अनुच्छेद 116 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है, इसे अनुदान कहते हैं, इसे वोट ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अगर युद्ध जैसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है तो धन की आवश्यकता के लिए संसद सकल राशि की स्वीकृति देती है, जिसे वोट ऑफ क्रेडिट या अनुदान कहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 116 में लिखा हुआ है, तो इसमें यही बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, क्या दिया है क्वेश्चन में, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दिया है, कैग को, लोकसभा स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। किसको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा, लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए एक संसदीय समिति है। ये एक संसदीय समिति है, कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। किस लिए बनाया जाता है इसको, लोक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य, 15, और राज्यसभा के 7 सदस्य। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कितने सदस्य, 7 सदस्य होते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। टोटल कितने, 22 सदस्य हो जाते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य जो है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है, या उन लोक प्राधिकारों या उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है। लोक लेखा समिति उन प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है, किनके खिलाफ, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति जो है क्या करती है, समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर, समिति क्या करती है, आधार किसको बनाती है, किस रिपोर्ट को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या करती है, लोक व्यय पर प्रति परीक्षण करती है। क्या करती है, लोक व्यय पर प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समानता क्या होता है, जो विपक्ष में, समानता क्या होता है, जो विपक्ष के लोकसभा के सदस्य हैं इसको, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये प्रथा है, ना कि संविधान में दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है उसमें संविधान के अनुसार उसको विपक्ष का नेता होना चाहिए, तो ये गलत होगा, ये संविधान के अनुसार नहीं है, ये क्या है, एक प्रथा चली आ रही है, उसी के अनुसार विपक्ष का नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। किसकी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की। और अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता क्यों बनाया जाता है, एक प्रथा के अनुसार बनाया जा रहा है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 किससे, राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या बताना है जो सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यह ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्या ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसमें सही नहीं है बताना है, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें क्या दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका ये रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर बाकी तीनों सही है, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ये गलत दिया गया ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, कौन सा अधिनियम, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार क्या है, कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार क्या होता है, कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यही पूछ रहा है।
इसका राज्य सरकार का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार का पूछ रहा है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ऑप्शन क्या दिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, राज्यपाल होता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे केंद्र में राज्यपाल, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, राष्ट्रपति के द्वारा उस शक्ति कैसे प्रयोग की जाती है, तो उसमें भी यही दिया हुआ था कि वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के राज्यपाल। किसको, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, वही ऑप्शन है राष्ट्रपति। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा पदत्याग कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है, और 62 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 217(1) का के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत से जो उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों की 2/3 होगा से प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 217(1) का, कौन सा अनुच्छेद, 217(1) का में, और इसके लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, 2/3 बहुमत। किसका 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले का। ठीक है, और कुल बहुमत में से। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुल बहुमत होगा प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होगा, तब जाके उसको पदमुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा अगर प्रस्ताव पारित हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। मोबाइल कोर्ट के मानस पुत्र कौन है, ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने क्या किया था, भारत में जो मोबाइल कोर्ट चलती हैं आजकल चलित न्यायालय, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनः में, कहाँ पे, हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनः में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन, केजी बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना जो है सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, किसने इसकी परिकल्पना की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अनुच्छेद 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, इसमें ऑप्शन दिया है 352, 70, 71, 95। इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, 352, और इस 3 तरह के 352 है, और 3 तरह के आपातकाल होते हैं इसमें, जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, और जो 356 है वो कौन सा, राष्ट्रपति शासन हो गया, और जो 360 है वो कौन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। अनुच्छेद क्या दिया हुआ 352 में, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो इससे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखिएगा ये 3 वर्ड, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से भारत या भारत उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको पूरे भारत में या उसके किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति शासन है वो किसी भी क्षेत्र विशेष में लगता है, वैसे राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में लगता है, वैसे क्या है राष्ट्रीय आपातकाल भी है किसी क्षेत्र विशेष में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन से आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति थी, किसके स्थान पर, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या लिखा हुआ था 352 में शुरुआत में, आंतरिक अशांति। तो उसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया गया।
तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह जो लिखा था उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया और क्या जोड़ दिया गया वहां पे, आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 355 में क्या दिया हुआ है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ठीक है। अनुच्छेद 356 में क्या दिया हुआ है, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, किसी राज्य के राज्यपाल अगर कोई प्रतिवेदन दे देता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अनुसार, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है। तो यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसा देख लिया हमने। 360 के अनुसार क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए भारत में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र क्या दिया है क्वेश्चन में, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हुआ। ऑप्शन दिया है 57वां, 60वां, 61वां, 65वां। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1979। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, वही दिया हुआ है फिर से। आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 37वां क्वेश्चन में भी वही 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की जो है 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। जो 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं भारतीय संविधान की, उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो वही 22 भाषाएं। ये आप सबको पता होगा। 18 थी पहले जो क्वेश्चन बना था, 22 भाषा हो गई, ये ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी, सीडीपी एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। कौन सी वो थी ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, इनमें से कौन सी समिति ने। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, या ग्राम नगर संबंधित समिति। तो इसका राइट आंसर कौन क्या होगा, त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय सरकार की किसने सुझाव दिया था। राइट आंसर इसका है बलवंत राय मेहता समिति, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय प्रणाली जो लाई जाएगी पंचायतों और नगर पालिकाओं के क्षेत्र में, ये इन्होंने अनुशंसा की थी। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। 1952 में प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, 1957 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, 1957 में, ये ध्यान रखिएगा। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, या ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, या कानून की एकरूपता। कौन सा सही नहीं है इसमें बताना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए विशेषताओं में नहीं आता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। कौन कौन सी, एक केंद्र स्तर पर होती है, दूसरी राज्य स्तर पर होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। आमतौर पर ये जो लोग हैं दो इन्हीं पर शासन करती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें जो देश के, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन में उनका अपना अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है, सी राजगोपालचारी, जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, या बलवंत राय मेहता समिति। किसने की थी विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश। इसका राइट आंसर क्या है, फिर से वही बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी विकेंद्रीकरण की, जिसके तहत पंचायती राज का गठन होगा आगे चलकर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। बलवंत राय मेहता ने क्या किया, 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। उनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। कौन सी 3 स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर गठन होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज का। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की, क्या सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
ऑप्शन ने पहला ऑप्शन दिया है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार या पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी किसने? अशोक मेहता समिति ने। ये ध्यान में रखिएगा। जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके ठीक 20 साल बाद जो है अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1977 में गठित हुई थी अशोक मेहता समिति, ठीक है, ठीक 20 साल बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान प्रस्तुत किया। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रतिमान संस्तुति की उसकी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें रिलेटेड क्या क्या है कि 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी की अशोक मेहता ने, द्विस्तरीय प्रतिमान के बारे में इन्होंने सुझाव दिया, कौन कौन सा जिला स्तर और मंडल पंचायत के गठन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति वो क्या है? परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदर्शी समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण, क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत जिला पंचायत के बीच समन्वय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। ठीक है, क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। जो इनको कार्य सौंपे जाएंगे वो समितियों के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी। कौन कौन सी समितियां गठित की जाएंगी पंचायत स्तर पर? शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन और विकास समिति, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, जो भारत पर ब्लॉक स्तर पर क्या दिया है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? ऑप्शन है एक सलाहकारी निकाय, एक सलाहकारी समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति होती है, वो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी। ध्यान में रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये सन 2007 का क्वेश्चन है, तो इस समय और कम कर दी गई होगी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लेते हैं। 1206 कर दी गई थी उस समय, इस समय शायद और कम कर दी गई, तो ये करंट में देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन सा? जर्मनी, फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन। कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका स्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जर्मनी इसका स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं। स्थायी में कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, कौन कौन से 5 सदस्य हैं इसके स्थायी? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चीन है। से जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 47वें क्वेश्चन पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? देखते हैं। महिला अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी, ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो इसका राइट आंसर है मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ध्यान में रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ संगठन है, ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है जिसकी स्थापना 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बेंसन में की थी। किसने की थी? लंदन के कौन है? बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी 1961 में। पीटर ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। ये जो लेख है द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक लेख किसने लिखा? पीटर ने लिखा। कब लिखा? 1961 में लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है, इसका मुख्यालय लंदन में है। क्या क्या ध्यान में रखना है? एमनेस्टी इंटरनेशनल कितने विचारों से प्रेरित होकर बना है? तो कौन है? ये पीटर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में हेडक्वार्टर है। ठीक है, बस यही चीज़ में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी।
राइट आंसर क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी इसका नाम है, ठीक है। 49वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है फ्रांस, ब्रिटेन। फ्रांस ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया और जर्मनी हो गया। तो किस देश की रिपोर्ट को सर ब्लू येलो रिपोर्ट कहा जाता है? फ्रांस के, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की रिपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। येलो बुक किससे संबंधित है? फ्रांस सरकार की एक रिपोर्ट से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में हुई। भारत के जो प्रथम विधि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1987 में हुई। कहाँ पे हुई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई। तो कहाँ स्थापना हुई? ऑप्शन देखते हैं। त्रिवेंद्रम ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु में की गई। इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो घटना चक्र की है, इसमें क्या है, इसमें 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको मैं एक बार में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इससे आप बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते एक ही सब्जेक्ट को, ठीक है। तो घटना चक्र से रिलेटेड मैंने और एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर उनको आपने ना देखा हो तो उनको देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।